जय माता दी। हम क्लास 8 की हनी ड्यू बुक को कवर कर रहे थे, जिसका एक और चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। पास्ट मतलब जो भूतकाल, मतलब जो बीत गया है और उसकी कुछ झलक। तो हमारे जो इंडिया में 1857 जो फर्स्ट फ्रीडम मोमेंट था, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था बिटवीन 1757 टू 1857, इसमें सारे ग्लिम्पसेस दिए हुए हैं कि हमारे पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुई थी, उनके रिलेटेड पिक्चर्स हैं और स्पीच बबल्स हैं, जो कि आप इस चैप्टर में देखोगे। और अगर आप कुछ जानना चाहते हो हिस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से हमारा, किन कारणों की वजह से हमारा जो फर्स्ट फ्रीडम मोमेंट था वो हुआ था, जो 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसे बोलते हैं, वो हुआ था, तो ये चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो इट इज़ रिटन बाय एस डी सावंत और ये लिया गया है फ्रॉम आर फ्रीडम मोमेंट ऑफ एस डी सावंत। ओके, सो उसका ये पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। इसका हम बिफोर यू रीड पार्ट देख लेते हैं पहले। हियर आर सम पिक्चोरियल glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो हमारा जो इतिहास था, हमारे देश का जो इतिहास था, 1757 से 1857 के बीच का जो इतिहास था, उसको हम पिक्चोरियल फॉर्म में देखेंगे। पिक्चोरियल फॉर्म में कुछ ग्लिम्पसेस दी हुई हैं, नोट की सारा कुछ, लेकिन हाँ बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नॉन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। और इन सब से, इन पिक्चर से, इन स्पीच बबल्स से ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंडीशंस थी जिनकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जो कि 1857 में हुआ था। ओके, दैट मीन्स कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं 1857 में जो हुआ था, 1857 की क्रांति सब लोग जानते हैं, लेकिन वो क्यों हुई थी, उनके पीछे का बैकग्राउंड जो था वो सेट हुआ था, मतलब कुछ कारण थे जिनकी वजह से हुआ था, वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, इसमें जो फर्स्ट पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है वो है, उसकी हेडिंग है द मार्टियर्स। दैट मीन्स कि शहीद। शहीद, बहुत सारे लोग शहीद हुए थे उस टाइम पे। सो बिकॉज ऑफ फ्रीडम। उसमें से कुछ पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि भगत सिंह है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, इस ये जो सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। साथ ही साथ में यहाँ पे देख रहे हो एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के एक फंक्शन में, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। दैट मीन्स कि ये लता मंगेशकर जी जो हैं वो गा रही हैं, और यहाँ पे जो साइड में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, और लता मंगेशकर जी जो कि हम जानते हैं बहुत अच्छा गाती हैं, वो गा रही हैं कौन सा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो इस स्पीच बबल में लिखा हुआ है। ओके, इट इज एट अ फंक्शन इन दिल्ली। ओके, so on the next page we are going to see the company's conquests। कि कंपनी ने किस तरीके से जीत करना स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ पर हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको कैसे जीता कंपनी ने, और ये सब कुछ कहाँ से कहाँ के बीच में हुआ। 1757 टू 1849 बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो जीत लिए थे। जहाँ यहाँ पे आप जो फर्स्ट ये जो मैप में देख रहे हो, इसमें जो इंडियन मैप बना हुआ है इंडिया का, इसमें जो ये येलो पार्ट है, इसके सामने आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडियन प्रिंसेस लिखा हुआ है, और दूसरी मतलब ये तो इंडिया का यहाँ पे पूरा राज था, यहाँ पे जो इंडियन जो किंग थे वो राज करते थे, और जो पिंक पार्ट है ये ब्रिटिश टेरिटरी था। ओके, इंडिया इन 1765, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हो कि 1765 में किस तरीके से जो इंडियन प्रिंसेस का कितना सारा पार्ट था, और ब्रिटिश टेरिटरी का जो पिंक पार्ट था। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपने जो सुपीरियर वेपन्स थे उनको यूज करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है,
वो क्या कर रही थी, अपनी जो पास है वो एक्सटेंड कर रही थी, अपना जो एरिया था वो एक्सटेंड करती हुई जा रही थी इन 18th सेंचुरी इंडिया। मतलब 18th सेंचुरी की बात है, इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने सुपीरियर वेपन्स का यूज करते हुए अपनी जो पास है वो एक्सटेंड कर रही थी। इन दिस नेक्स्ट पार्ट, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। उस टाइम पे इंडियन जो प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइटेड थे। दैट मीन्स कि वो आगे क्या होने वाला है वो नहीं समझ पा रहे थे। मतलब दूरदर्शी नहीं थे, बहुत निकटदर्शी थे उस टाइम पे। कि दूरदर्शी दैट मीन्स कि आप बहुत आगे के जो रिजल्ट्स हैं वो पता कर सकते हो, कि मतलब अभी तो आपको कोई चीज सही लग रही है लेकिन बाद में मे भी लगे या नहीं लगे। तो ये चीज वो नहीं सोच रहे थे, वो काफी शॉर्ट साइटेड थे। उनको उस टाइम का जो बेनिफिट था वो नजर आ रहा था सिर्फ। तो यहाँ पर क्या है, स्पीच बबल में क्या लिखा हुआ है, दैट अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। सो यहाँ पे जो किंग है, जो प्रिंस है, वो क्या कह रहे हैं कि राजा बा जो हमारा जो कॉम्पिटिटर है, वो जो हमारा जो राइवलरी है या फिर आप दुश्मन कह सकते हो, कि जो हमारे हम जिसे जीतना चाहते हैं, वो किंग जो है वो उसको जीतना है। सो इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, वो हमारी हेल्प करेंगे उसे हराने के लिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे इंग्लिश मर्चेंट्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया जा रहा है कि आप हमारी हेल्प करो दूसरे किंग को डिफीट करने में। सो वो उसे डिफीट करेंगे। तो ये चीज, ये शॉर्ट साइटेड क्यों है, क्योंकि ये चीज समझ नहीं रहे हैं कि इंग्लिश हमारी मदद क्यों करेंगे। मतलब आज हमारे साथ में मिलकर किसी और को डिफीट करेंगे तो कल वो आपको भी करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। और लोगों के बीच में कोई शांति नहीं थी उस टाइम पे। इस तरीके की कॉन्स्टेंट फाइट जो थी वो इंडिया में चल रही थी, कि मतलब एक राजा दूसरे राजा के साथ वॉर कर रहा था। ओके, then next one is the rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। और जो राइवलरीज थे, मतलब एक किंग दूसरे किंग से आपस में लड़ रहे थे, इस चीज ने काफी हेल्प की ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्योंकि अगर वो आपस में ही लड़ रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे क्या हुआ कि वो आराम से इंडियन प्रिंसेस को वन बाय वन ओवर पावर करता हुआ चला गया। सबड्यू मीन्स ओवर पावर, मतलब उनको हरा के उनके ऊपर हुकूमत करना। आपस में लड़ रहे थे, तो जो लड़ रहे थे अगर कोई इनका साथ चाहता था, ये जो इंग्लिश थे मर्चेंट्स थे, और ये दूसरों को हरा रहे थे, ऐसे करके एक 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 करके हर एक किंग को हराकर उसके ऊपर राज करना इन्होंने शुरू कर दिया था। उनको ओवर पावर कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि मतलब किंग जो थे वो राइवलरी हो रहे थे एक दूसरे से, लेकिन दूसरी तरफ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल द डाइड फाइटिंग, सॉरी टिल ही डेड फाइटिंग। लेकिन जो दूरदर्शी, मतलब सारे शॉर्ट साइटेड थे जो किंग वगैरह थे, लेकिन कुछ किंग्स ऐसे थे, कुछ रूलर ऐसे थे जो फार सिंग थे, फार साइटेड थे। उनमें से एक थे मैसूर के टीपू सुल्तान। सबने नाम सुना हुआ है। तो जैसे ब्रेव जो टीपू था, उन्होंने जो मतलब ब्रिटिशर्स के ये सारी जो चीजें थे वो समझ गए थे कि इनकी क्या नीति है। ये ब्रिटिशर्स से लड़ते रहे जब तक कि मरते दम तक ये ब्रिटिशर्स से लड़ते रहे, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी को समझ गए थे कि किस तरीके से हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं और हमें ही ओवर पावर कैसे कर रहे हैं। तो उनकी सारी चीजों को समझ गए थे। नेक्स्ट वन इज कि लोगों की क्या सोच थी उस टाइम पे, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। तो ये सारी जो जीत थी, जो ओवर पावर कर रहे थे अंग्रेज हमें, उस टाइम पे इंडियंस कैसे रिएक्ट कर रहे थे। मतलब दो यहाँ पे पार्टीशन है, एक तरफ एक लोगों की सोच बताई हुई है, दूसरी तरफ दूसरे लोगों की सोच बताई हुई है। कुछ लोगों का मानना क्या था, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, जैसे स्पीच बबल है, एक पर्सन ये कह रहा है कि थैंक गॉड कि अब देश में जो है शांति ही शांति है, क्योंकि ना ज्यादा युद्ध है और ना लूटिंग, जो ठग वगैरह हैं ना वो लूट रहे हैं और ना ही कोई वॉर हो रही है देश में। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो ठग वगैरह तो कहाँ से लूटेंगे, लूटने के लिए तो वो आए हुए थे। और दूसरी तरफ वॉर भी नहीं हो रही थी, क्योंकि आपस में जो लड़ाई थी वो यहाँ पे खत्म हो गई थी, क्योंकि सबको ओवर पावर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो ना कोई वॉर हो रही थी, ना कोई लूटिंग बाय ठग्स। तो ये काफी शॉर्ट साइटेड थे उस टाइम पे। इनको ये लग रहा था कि अब ना कोई वॉर है ना कोई लूटिंग है, मतलब अच्छा माहौल है, पीस ही पीस है कंट्री में।
सेकंड पर्सन क्या कह रहा है, इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, और दूसरा पर्सन क्या कह रहा है कि हाँ भगवान ने इन्हें भेजा है, मतलब कि कहीं ना कहीं कंट्री में शांति के लिए। फिर थर्ड पर्सन क्या कह रहा है, आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो भविष्य है, हमारा वो सब उस ब्रिटिशर्स से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि वो काफी हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो इनका मतलब ऐसे सोच रहे थे कि ये दीज आर टू हेल्प अस। दूसरी साइड जो लोग थे वो जो उनको समझ रहे थे कि इनकी एक्चुअल क्या पॉलिसी है, तो वो लोग क्या कह रहे थे, द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। मतलब यहाँ पे जो पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि जो व्हाइट मैन है, व्हाइट मैन मतलब ब्रिटिशर्स, वो मार रहे हैं, डिथ्रोन्ड का मतलब गद्दी छीन रहे हैं हमारे किंग्स की, मतलब उनको गद्दी से हटा रहे हैं। देन वन पर्सन क्या कह रहा है, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। तो मतलब यहाँ पे जो पर्सन है, ये जो ब्लू टर्बन में है, ये क्या कह रहे हैं कि कुछ किंग जो हैं माना कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं वो इसी लैंड के हैं, मतलब हैं तो हमारे भाई, हैं तो यहीं के। मान लिया कि कुछ किंग में भी अच्छे नहीं हों, लेकिन मतलब वो कहते हैं ना कि बाहर वाले से तो खुद के घर के कैसे भी हैं फार बेटर हैं। तो उस तरीके से कह रहे हैं कि वो बाहर से आए हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो हम पे ओवर पावर कर रहे हैं। माना कि कुछ किंग्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, बट वो इस लैंड से बिलोंग करते हैं, देवर ऑफ दिस लैंड। नाउ वी आर बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरिनर्स। और यहाँ पे एक पर्सन क्या कह रहा है, जो रेड टर्मन में है, कि अब हम जो है वो फॉरिनर्स के स्लेव्स हो गए हैं, कहीं ना कहीं गुलाम हो गए हैं, क्योंकि वो हमें ओवर पावर कर रहे हैं। हमारे जो किंग्स हैं उनको गद्दी से हटा दिया गया है, तो हम उनके स्लेव्स हैं अब जो ब्रिटिश रूल है वो बताया गया है। ब्रिटिश रूल जो कि 1765 टू 1836 के बीच में ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से लोगों को टैकल किया, किस तरीके से उनके ऊपर रूल कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि रिलीजियस लीडर्स preached ideas like untouchability and child marriage। उस टाइम पे कुछ कमी ये भी थी कि कोई जो धार्मिक जो नेता थे वो क्या कर रहे थे कि प्रचार कर रहे थे, ऐसी चीजों का प्रचार कर रहे थे जैसे छुआछूत और बाल विवाह, कि इन सब चीजों को मानते थे। वो रिलीजियस लीडर जो थे वो इन आइडियाज को फॉलो कर रहे थे, इनका प्रचार कर रहे थे कि अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत होती है, नीची जातियां होती हैं, इनको मतलब अपने आसपास में नहीं बिठाना चाहिए, ये हमारे लेवल के नहीं होते, इस टाइप की चीजें। एंड चाइल्ड मैरिज भी थी उस टाइम पे, ऑफ कोर्स आपने भी सुना होगा कि बाल विवाह वगैरह होते थे। यहाँ पे एक पर्सन जो रिलीजियस लीडर है वो क्या कह रहे हैं, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेज हिज रिलीजन। यहाँ पे मतलब ऐसी चीजें मानते थे, ऐसे मतलब सुपरस्टिशंस को मानते थे कि जो भी पर्सन समुद्र को पार करता है, या मतलब समुद्र दैट मीन्स कि इंग्लैंड जाता है या कहीं बाहर की कंट्री में जाता है, तो वो अपना धर्म खो देता है। सो इट इज नॉट साइंटिफिक, बट हाँ वो लोग मानते थे। और दूसरी साइड हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। और इन महाशय का क्या मानना है कि जितना भी कुछ हो रहा है, कुछ कुछ गलत होता है, कोई सफरिंग्स होती है ना वर्ल्ड में, वो बिकॉज ऑफ वुमेन। कि विमेन मतलब औरतें ही उसके पीछे की जिम्मेदार होती हैं। जो भी संसार में सफरिंग्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब औरत की वजह से हैं। सो नेक्स्ट हम कॉलम देखते हैं, द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉन्ड दैम। और यहाँ पे लेकिन सच्चाई ये थी कि दूसरी तरफ यहाँ पे प्रचार प्रसार इस तरीके का चल रहा है, क्योंकि रिलीजियस लीडर्स थे वो काफी सुपरस्टिशंस को मानते थे। यहाँ पे जो अंग्रेज थे, या जो कह सकते हैं आप ब्रिटिशर्स, वो यहाँ पे समझ गए थे कि इंडियन की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपनी इंडियंस जो थे सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी खो चुके थे, वो इस तरीके की चीजों को मानते थे। सो उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी। द ब्रिटिश कॉर्न देम, और ब्रिटिशर्स उनका मजाक बनाने लग गए। क्यों बनाने लगे, क्योंकि यहाँ पे आप बबल में पढ़ सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किस तरीके की बातें करते थे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्पीच बबल में, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। आपस में क्या बात कर रहे हैं कि जो नेटिव्स, जो यहाँ के लोग हैं ना, वो ट्रस्ट के लायक नहीं हैं ना, वो उनसे ऐसी कोई आप आशा रख सकते हो कि वो काफी ऑनेस्ट है।
वो सच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है कि इन्होंने अपना ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खो दी है, और इसीलिए मजाक का पात्र हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखो, ये नेटिव पर्सन है, वो क्या कह रहा है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। मतलब ये मानने को तैयार है कि हाँ, यहाँ के जितने भी नेटिव्स हैं वो सारे अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट हैं और ऑनेस्टी के भी लायक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ, मतलब मैं सच्चा हूँ, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं सच्चा हूँ, हाँ बाकी तो सारे झूठे हैं। तो इस तरीके की चीजें चल रही थी उस टाइम पे देश में। तो मतलब कहीं पे यूनिटी थी ही नहीं। सो यहाँ पे इन द सेकंड कॉलम, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश wanted quick profits, their heavy taxes forced farmers to abandon their fields। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मतलब एक तरफ यहाँ पे जो पहले सुपरस्टिशन दिखाया, उसके बाद में यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते थे, उनके सामने खुद ही हंसी का पात्र बनते थे। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी और ब्रिटिशर्स उनका मजाक बनाते थे। दूसरी तरफ जो मर्चेंट्स थे, बीइंग मर्चेंट, वो एज ए मर्चेंट ही आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी? यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आई थी। तो ब्रिटिश जो थे वो अपना जो फायदा था वो फटाफट चाहती थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कम से कम टाइम में कमाना चाहती थी। सो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। उन टैक्सेस की वजह से फार्मर्स जो थे उनको अपने खेत छोड़ने पड़ेगी, मतलब इतना टैक्स कि वो टैक्स चुकाने के लिए उन्हें अपने खेत तक उनको देने पड़ते थे और खेत छोड़ने पड़ते थे। यहाँ मतलब इतने टैक्सेस की वजह से उन्होंने फार्मर्स को अपने खेत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, बट योर मैन आर टेकिंग माई क्रॉप्स। यहाँ पे एक फार्मर कह रहा है एक ब्रिटिश को, कि ब्रिटिशर को, कि मतलब तुम्हारे जो आदमी हैं वो मेरी सारी क्रॉप ले जा रहे हैं, मतलब तो पैसा कैसे चुकाएंगे हम? क्योंकि वो उनकी क्रॉप्स भी ले लेते थे, इतने टैक्सेस लगाते थे कि वो क्रॉप्स भी दे देते थे, फिर भी उनके ऊपर जो बकाया रह जाता था तो उसके लिए उनको अपनी जमीन भी छोड़नी पड़ती थी। सो यहाँ पे जो ब्रिटिशर है ये क्या रिप्लाई कर रहा है, यू आर स्टिल इन एरियर्स। दैट मीन्स कि अभी भी तुम पर बकाया है, कि मतलब सारी क्रॉप ले ली इस फार्मर की, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि तुम पे अभी भी बकाया है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले हफ्ते तक जो भी कुछ बकाया है वो राशि नहीं दोगे, दैट मीन्स वो पैसा नहीं दोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। मतलब इस तरीके का माहौल ब्रिटिशर्स ने बना रखा था कि उनके ऊपर इतने टैक्सेस लगाते थे इंडियंस पे, इंडियन फार्मर्स पे, उसके बाद में उनकी क्रॉप्स ले ली जाती थी उन टैक्सेस को चुकाने के लिए, उसके बावजूद भी उन्हीं पे बकाया रह जाता था जिसको वो चुकाने के लिए कहते थे, और अदरवाइज वो उन्हें जेल में भेज देते थे। तो दैट मीन्स कि आप सोचो कि अगर 1857 की जो क्रांति थी वो नहीं होती तो और क्या होता, मतलब इस तरीके के हालात हो रखे थे। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने बुरी तरीके से इन्होंने हालत कर रखी थी फार्मर्स की। दूसरी तरफ आप यहाँ पे और देख सकते हो नेक्स्ट में, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। यहाँ तक कि क्रॉप्स तो ले ही रहे थे इंडियन से, इंडियन फार्मर्स से, और भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड उन्होंने निकाल लिए थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। तो यहाँ पे एक स्पीच बबल में ये क्या कह रहे हैं, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एन इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। मीन्स ये यहाँ पे ये कह रहे हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए फार्मर्स की तो कमर तोड़ ही दी थी, साथ ही साथ में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी इंग्लैंड में सामान बनता है, जो भी सामान मैन्युफैक्चर होता है इंग्लैंड में, वो जब इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, दैट मीन्स इंपोर्ट टैक्स नहीं लगना चाहिए, कर नहीं लगाया जाएगा उस पे। तो मतलब आराम से वो सामान जो था वो बाहर से इंपोर्ट होता था। जो सामान इंग्लैंड में मशीनों से बनता था वो इंडिया में बिना टैक्सेस अंदर आता था, मतलब इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। सो यहाँ पे जो दूसरे जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, अ गुड आइडिया, हाँ अच्छा आइडिया है, मतलब और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का, कि अब हमारे सामान पे कोई टैक्स भी नहीं है, हम आराम से इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉस बनते थे, ये जो कर रहे थे, उससे जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डिस्ट्रॉय होने लग गई, क्योंकि बाहर मशीनों से इंग्लैंड में जो सामान बनता था वो विदाउट एनी टैक्स इंपोर्ट किया जाता था, जिससे कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो खत्म होने लग गई, डिस्ट्रॉय होने लग गई। नेक्स्ट कॉलम में आप देखें तो इनइविटेबली famines followed between 1822
एंड 1836 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। तो मतलब और बीच में इतना बुरा अकाल पड़ा कि जो 1822 और 1836 के बीच में 15 लाख इंडियन मारे गए सिर्फ भूख की वजह से, बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। तो आप ये लगा सकते हो कि उस टाइम क्या हालत थी, मतलब क्रॉप्स जो थे जो ब्रिटिशर्स ले रहे थे, साथ ही साथ में यहाँ पे अकाल का टाइम था और भूखमरी तो होनी ही थी, उनके पास कुछ खाने को नहीं था। तो 15 लाख इंडियंस मरे थे उस टाइम पे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपोर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेसेस। और यहाँ पे आप देखो तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, उनके पास फार्मर्स के पास उनकी क्रॉप्स भी नहीं होती थी। दूसरा यहाँ पे जो थे कंपनियां भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि वो आराम से बिना इंपोर्ट ड्यूटी के अपना सामान इंपोर्ट करते थे, मशीन से बना हुआ सामान। तो इससे ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उससे जो आर्टिस्ट थे, जो आर्टिसंस थे, जो अपने हाथों से बुनकरी का काम करते थे, शिल्पकार थे, वो क्या है, उनका जो बिजनेस था वो बिल्कुल ठप हो गया था, बिल्कुल रुइन कर दिया था, बिल्कुल बर्बाद कर दिया था उन्हें ब्रिटिशर्स ने। अब आगे हम कुछ लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम सब जानते हैं, बिटवीन 1772 टू 1833 सो दे आर गोइंग टू चेंज, या फिर लोगों की जो सोच है उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। राम मोहन रॉय, ए लर्निड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। और यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय जो थे वो काफी पढ़े लिखे सुशिक्षित इंसान थे। ये बंगाल से रिलेट करते थे, मतलब बंगाल के रहने वाले थे, और ये समझ रहे थे कि देश में क्या गलत हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ एज ए रिजल्ट हम ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, लेट अस नोट डिस्पाइज आर सेल्फ, आर एशियन कल्चर इज ग्रेट। यहाँ पर जो राजा राम मोहन रॉय है ये क्या कह रहे हैं कि हमें अपने आप को इतना तिरस्कार या मतलब इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि हम बिल्कुल बेकार है, क्योंकि एंशियंट कल्चर जो है हमारा, जो हमारा प्राचीन जो संस्कृति है वो बहुत ही महान है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और हम बहुत ऊंची जो है अचीवमेंट्स हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वी आर कैपेबल, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। लेकिन पहले तो हमें अपनी सोसाइटी में सुधार करना पड़ेगा, सुधार करना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, क्योंकि जो अंधविश्वास हैं वो हमें खत्म करते जा रहे हैं। सो यहीं पे हम सेकंड कॉलम में क्या देख रहे हैं कि ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय जी अपनी वाइफ उमा से बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। हम सब ये जानते हैं कि जो गाय होती हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, ब्लैक होती हैं, ब्राउन होती हैं, वाइट होती हैं, कोई स्पॉट वाली भी होती हैं, स्पॉट्स होते हैं उनके, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, कि उनका दूध तो सफेद ही होता है सबका। इसी तरीके से डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। इस तरीके से जो डिफरेंट टीचर हैं, डिफरेंट जो गुरु हैं, अलग अलग गुरु अपने अपने उनके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, अलग अलग ओपिनियन होते हैं, लेकिन हर धर्म का एसेंस तो एक ही है, हर धर्म का सार तो एक ही है। वो हमें चीज समझनी चाहिए। सो इन नेक्स्ट वन वो क्या कह रहे हैं, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राजा राम मोहन रॉय जी जो थे वो जो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से काफी अट्रैक्टेड थे, काफी समझते थे और काफी समझदार इंसान थे, कि हमें कोई भी चीज सिर्फ यूं ही नहीं मान लेनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं स्पीच बबल में, कि जो हमारा ज्ञान होता है दैट शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, की प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, उसमें वैज्ञानिक होना चाहिए, जो कुछ भी चीज हमें वैसे ही नहीं मान लेनी चाहिए। सो इन नेक्स्ट वन वो क्या कह रहे हैं इसी कॉलम में, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। और वो इतने सुशिक्षित थे, वो एक लर्निड मैन थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे, न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। लेकिन जो सस्पिशियस, जिनको शक्की जो आप कह सकते हो कि इनको ट्रस्ट अनट्रस्ट वाले जो ब्रिटिशर्स थे, कि उनको ऐसा लगता था पता नहीं न्यूज़पेपर से क्या फैला देंगे कंट्री में। सो उन्होंने उन न्यूज़पेपर्स को स्टॉप कर दिया था 1823 में।
Now, in the second column, he crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. मतलब उन्होंने सी को क्रॉस किया, मतलब इन चीजों को नहीं मानते थे कि वो सी क्रॉस करने से आपका रिलीजन जो है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने सी को क्रॉस किया, उसके बाद में इंग्लैंड इंग्लैंड जाने के लिए, और उसके बाद में इंग्लैंड जाकर वो ये देखना चाहते थे कि ब्रिटिश कौन सी चीज है जो ब्रिटिश को इतना पावरफुल बना रही है, ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल क्यों हैं। सो वहां पर जाकर उन्होंने ये कहा, वहां पर जाकर ये यहाँ पे देखो ब्रिटिशर्स बैठे हैं और ये क्या कह रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय जी, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट्स। दैट मीन्स कि वो जाकर ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें शासक के रूप में, रूलर्स के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमें एज ए सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट करना चाहिए। सब्जेक्ट्स यहाँ का, सब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है, प्रजा। मतलब हम तुम्हें शासक तभी तो मानेंगे जब तुम हमें एज ए प्रजा मानोगे, मतलब हमारे भी तो कुछ वो होते हैं, अधिकार हैं, तो वो तुम्हें देने चाहिए। हम जो चाहते हैं, हम जो नॉर्मल थिंग्स हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, उनको आप ही तो कंप्लीट करोगे। मतलब रूलर और सब्जेक्ट्स के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग तो होती है, कोई भी शासक तभी तो होता है जब वो प्रजा का ख्याल रखता है। सो वो यही कह रहे थे कि हम तुम्हें एज ए रूलर एक्सेप्ट करेंगे, बट तुम भी हमें एज ए सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट करो, एज ए प्रजा हमें एक्सेप्ट करो। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। और तुम्हें ये सारी चीजें, तुम्हारे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तुम्हें याद रखनी चाहिए कि जो एक रूलर की होती हैं अपने प्रजा के प्रति। सो इसीलिए वो कह रहे थे ये सब कुछ। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। आगे हम देखते हैं ऑप्रेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दमन, जो भी कुछ लोगों के समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऑप्रेस कर रहे हैं, उन्हें दमन करेंगे। उनका किस तरीके से दमन किया, 1765 टू 1835 के बीच में ऑपरेशन किस तरीके से कर रहे थे वो। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। लेकिन जहां भी कहीं पे भी मौका मिलता था, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस का दमन कर रहे थे। मतलब दमन करने का मतलब ये होता है कि उनके, मतलब कुछ भी उनके लिए अच्छा नहीं कर रहे थे। मतलब जो भी वो चाहते थे वो उनके साथ में जितना हो सकता था उतना गलत कर रहे थे। इन 1818 दे हैड पास्ट रेगुलेशन थर्ड। सो उन्होंने 1818 में जो अधिनियम 3 निकाला था, रेगुलेशन थर्ड, इसमें क्या था, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। इस रेगुलेशन थर्ड के अंडर में क्या होता था कि इंडियंस को जेल में डाल दिया जाता था बिना कोई ट्रायल, कोई कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं होता था। दैट मीन्स कि ट्रायल मतलब कि पहले उसे, मतलब उस जज के सामने पेश करना चाहिए, फिर उसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए कि वो गलत है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग फैसला देना चाहिए जूरी को। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था, वो सीधा इंडियंस को पकड़ के जेल में डाल देते थे, कोई ट्रायल नहीं होता था कोर्ट में। all the in the second column, all the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private businesses। यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, इंडिया में काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी सैलरियां उठा रहे थे, और साथ ही साथ में जो भी प्राइवेट बिजनेस में लिप्त थे वो भी काफी पैसा कमा रहे थे। मतलब वो कहते हैं ना, पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, वो वाली कंडीशन थी कि मतलब चारों तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट था ब्रिटिशर्स का। नेक्स्ट देखते हैं हम, बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। मतलब कि 1829 तक, 1818 से लेके 1829 तक यहाँ पे, मतलब जब से वो आए थे तब से, जब से वो एज ए मर्चेंट वो काम कर रहे थे, 1829 तक ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट किया था ब्रिटिश गुड्स को, और उससे पैसे कितने कमाए थे इंडिया से, वर्थ 7 करोड़ रुपीज, मतलब 7 करोड़ रुपए। समझ रहे हो कि कितने रुपए का वो, कितना ज्यादा बिजनेस कर रहे थे वो। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियंस इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। और ब्रिटिश जो थे वो प्रॉस्पर हो रहे थे, वेल्दी हो रहे थे, क्योंकि कंपनी किस तरीके से लूट कर रही थी। मतलब कंपनी यहाँ पे इतने पैर फैला चुकी थी, ना इंपोर्ट पे कोई टैक्स था, आराम से वो अपने सामान लेकर आते थे, इंपोर्ट करते थे और फिर आराम से यहाँ पे बेचते थे। इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो बिल्कुल
खत्म कर दी थी उन्हें। वो इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो बिल्कुल बिगेन टू डाई, वो खत्म होने लगी थी। सो यहाँ पे आगे हम देखते हैं, गवर्नर जनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम। और ये चीज वहां पर क्या बताते हैं, जाकर क्या रिपोर्ट करते हैं गवर्नर जनरल बैंटिक, विलियम बैंटिक, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब ये जो लाइन है ये बहुत ही ग्रेट लाइन है। दैट मीन्स कि ये इंडिया की सच्चाई बता रहे थे उस टाइम पे कि कॉटन वीवर्स जो मतलब कॉटन का काम करते थे, बुनाई का काम करते थे, उनकी जो हड्डियां थी वो इंडिया के प्लेन में ब्लीचिंग मतलब कि उजाला कर रही थी। दैट मीन्स कि वो इतना उनका जॉब बिल्कुल ठप हो चुका था, उनके पास कोई काम नहीं था, बिकॉज सारा काम तो ब्रिटिश मशीन्स ने ले लिया था। उनकी जो इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, कोई काम नहीं था उनके पास, भूखमरी आ गई थी, कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे, वो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। सो वो क्या करेंगे, वीवर्स करेंगे क्या? तो कॉटन वीवर्स की जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो तो इंडिया के प्लेन्स में पड़ी हुई थी क्योंकि कोई उनके पास काम ही नहीं था। सो ये कंडीशन हो गई थी इंडिया की, उनसे सारा काम छीन लिया था और खुद डे बाय डे वेल्दी होते जा रहे थे। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ इतना सारा माहौल देखकर जो अभी तक हमने देखा, डिससेटिस्फैक्शन तो होना ही था। सो डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 1856। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। एजुकेशन उस टाइम पे इंडिया में दो लैंग्वेजेस में होती थी, mostly in Persian and Sanskrit. Okay, in 1935, an Englishman named Macaulay suggested a change. लेकिन उन 1835 में एक अंग्रेज आदमी जिसका नाम था मैकाले ने एक सजेशन दिया एक चेंज करने के लिए कि दैट की एजुकेशन इन इंडिया इज नॉट ओनली इन पर्शियन एंड संस्कृत। वो क्या सजेस्ट करते हैं कि इंग्लिश में होनी चाहिए, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे मैकाले जो है वो एक मतलब अंग्रेज है, उसको सजेशन दे रहे हैं कि हमें इंडिया के जो नेटिव्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। सो वो क्या कहते हैं, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। क्यों सिखाना चाह रहे थे वो, दूसरे कॉलम में देखते हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर देम। अब इंग्लिश एजुकेशन से क्या होगा कि क्लर्क बनेंगे, मतलब उनकी लैंग्वेज जो इंडियन सीखेंगे उनको क्लर्क बनाया जाएगा, और छोटी मोटी जॉब, पैटी स्मॉल जॉब्स, और वो भी खुद के अंडर में जो अंग्रेज होंगे, जो ब्रिटिशर्स होंगे वो देंगे। मतलब ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि वो जो इस इंग्लिश एजुकेशन से क्लर्क प्रोड्यूस करेंगे हम, जिन्हें हम अपने अंडर में नौकरी देंगे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन इंसिडेंटली ऐसा होने लगा क्योंकि लोग पढ़ने लगे, ओपन माइंडेड होने लगे, उन्होंने एक नई जनरेशन बना दी बुद्धिजीवियों की। इंटेलेक्चुअल्स मीन्स बुद्धिजीव। सो मतलब लोग अंडरस्टैंड करने लगे, चीजें समझने लगे। सो यहाँ पर क्या स्पीच बबल्स में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, क्योंकि लोग अब ये चीज समझने लगे कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है वो कह रहा है कि हमें अपने ब्रदर्स को पढ़ाना चाहिए। दैट मीन्स कि हम हमारे भाइयों को पढ़ाना चाहिए, हमारे कंट्री के लोगों को पढ़ाना चाहिए। सेकेंड वन क्या कह रहे हैं, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी जो भौतिक है, जो स्थिति है, मटेरियल कंडीशन, वो भी हमें सुधारनी चाहिए। मतलब उनकी जो किस तरीके की कंडीशन हो रखी है कि वो अपने डेली की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। फिर यहाँ पे थर्ड क्या कह रहे हैं, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये क्या कह रहे हैं कि लेकिन ये हमारे जो सारे जो दुख दर्द है ये हमें कैसे ना कैसे करके पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताने पड़ेंगे, देन हम हमारे यहाँ पर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो चेंज कर पाएंगे। सो ये कहते हैं। सो यहाँ पे लोग सोचने लगे थे कि हमें पढ़ाई की कितनी जरूरत है, हमारी जो कंडीशन सुधारने के लिए जरूरत है, और ये सारी जो भी दुख दर्द है हमारे, या फिर हम ये सारा कुछ कि हम एजुकेशन चाहते हैं, ये मैसेज हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में कन्वे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन इज बाय 1856 द ब्रिटिश हैज कनकर्ड द होल ऑफ इंडिया। अब आप देख सकते हो कि पहले आपने जो मैप देखा था उसमें येलो पार्ट ज्यादा था, मतलब इंडियन स्टेट्स ज्यादा थे। नाउ इंडियन स्टेट्स जो हैं वो इतने रह गए येलो पार्ट वाले, और 1856 तक ब्रिटिशर्स ने
सारे इंडिया को जीत लिया था ऑलमोस्ट। यहाँ पे पिंक वाला जो कलर आपको नजर आ रहा है ये ब्रिटिश एरिया है, तो ऑलमोस्ट सारा जीत लिया था उन्होंने, सारा ओवरटेक कर लिया था। नाउ एज वी कैन सी दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, और बहुत कम इंडियंस की नीड्स का ध्यान रखते थे वो, मतलब सब अपने ही अपने फायदे में लगे हुए थे ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्पीच बबल में क्या लिखा हुआ है, एक पर्सन क्या कह रहा है, आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। अब उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया है, पहले शॉर्ट साइटेड थे, अब उन्हें समझ में आ गया है कि हमारे किंग्स से कठपुतलियां बना दिया है, मतलब उनको ओवरटेक कर लिया है। अब वो अपने आप से कुछ भी नहीं डिसीजन ले सकते हैं, उनको वो ब्रिटिशर्स पे डिपेंड है, तो दैट मीन्स कि किंग बन गए पपेट्स। और उन जो अपनी जो ओल्ड जॉब्स थी लोगों ने वो भी खो दी थी। और दूसरा पर्सन क्या कह रहा है, एंड लैंड्स, और हमने हमारी जमीनें भी खो दी, जॉब खो दी। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स। थर्ड पर्सन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कि हमारे जो भाई हैं उनको बदला भी जा रहा है, दैट मीन्स उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है, यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, उन्हें बाहर निकालो किसी ना किसी तरीके से, मतलब अंग्रेजों को बाहर निकालो हमारी कंट्री से, ड्राइव देम आउट। देन द स्पार्क्स। अब क्या हुआ कि अगर बाहर निकालना चाह रहे हो तो चिंगारी तो भड़केगी कहीं से, तो चिंगारी कहाँ, 1855 टू 1857। अब यहाँ पे हालत इतनी खराब हो गई कि हाँ, जो चीज उन्होंने डिसाइड की थी कि हमें इन्हें खदेड़ देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए ब्रिटिशर्स को, वो चीज होगी। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। पीजेंट्स दैट मीन्स फार्मर। टैक्सेस जो थे वो फार्मर्स को बर्बाद किए जा रहे थे, मतलब इतने कर लगाए जा रहे थे कि किसानों की हालत खराब हो रही थी। इन बंगाल द संथाल who had lost their lands under new land rules became desperate। अब क्या हुआ कि जो संथाल एक मतलब ट्राइब है जो कि बंगाल में है, तो उनसे वो उन्होंने अपनी जमीन खो दी, क्योंकि इतने सारे लैंड नए नए रोज लैंड रूल्स बनाते थे वो, उनके चलते उन्होंने अपने सारी जो जमीन थी वो खो दी थी, और वो बहुत उतावले हो रहे थे, मतलब बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे वो। इन 1855 दे रोज इन रेबेल एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और 1855 तक उनमें इतना गुस्सा भर गया कि मतलब उन्होंने सारी जो जमीनें ले ली, उनकी हालत इतनी खराब हो गई, तो वो एकदम से रिवॉल्ट विरोधी हो जाते हैं और एकदम से उनको नरसंहार पे उतर आते हैं। दैट मीन्स कि हत्याएं शुरू कर देते हैं यूरोपियंस की, या उन्हें नजर आता है कि कोई यूरोपियन को सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसको भी मार दिया। तो मतलब इस तरीके की उन्होंने रिवोल्ट लेना शुरू कर दिया था। लोग इतने ज्यादा भड़क गए थे, इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि वो यूरोपियन या फिर यूरोपियन को जो सपोर्ट कर रहे थे उनको भी मार डाल रहे थे। नेक्स्ट वन इज डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। लेकिन यहाँ पे जो असहमति थी वो यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी में भी बढ़ रही थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी कहीं ना कहीं उसमें इंडियन सोल्जर्स ही तो थे, यहीं से तो हायर किया गया था सारे आर्मी के जो सोल्जर्स थे। तो यहाँ पर उनमें भी वो हो रहा था कि कहीं ना कहीं असहमति असंतोष फैल रहा था। मतलब वो जो व्हाइट सोल्जर्स थे उनके साथ में अच्छा व्यवहार, यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ में बेकार व्यवहार, ये चीजें हो रही थी। द व्हाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। और यहाँ पर क्या है कि जो व्हाइट सोल्जर्स थे उनको तो सारी सुविधाएं मिल रही थी, मतलब अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी, रहने के लिए हवेलियां मिल रही थी, नौकर चाकर मिल रही थी, मतलब एकदम अच्छा ऐशो आराम वाली जिंदगी। लेकिन दूसरी तरफ वाइल वी गेट पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, कि हमें क्या मिल रहा है, मतलब अंग्रेजों को तो इतना बढ़िया मिल रहा है, और ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं कि वो जो दूसरा पर्सन है वो कह रहा है कि हमें तो बहुत कम सैलरी मिलती है, बहुत लेस पे मिलती है, और प्रमोशंस भी काफी स्लो होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। और कहीं
ना कहीं इंडियंस इस सुपरस्टिशन को अब भी मानते थे कि हमें अपना जो सी है वो क्रॉस नहीं करना है, हमें अपना धर्म जो है वो नहीं भ्रष्ट करना है। सो अंग्रेज जो थे वो उनको सी को क्रॉस करने के लिए कहते थे, जिससे कि उनको लगता था कि हमारा जो धर्म है वो उसके खिलाफ है, कि हमारे धर्म में इस चीज को गलत बताया गया है और वो हमसे ये करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो असंतोष की स्थिति में आ गए थे। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स? कहीं ना कहीं लोगों का कहना भी सही था कि टोपी वाला दैट मीन्स ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स कौन होते हैं? हमारा जो एज ओल्ड कस्टम्स जो चले आ रहे हैं रीति रिवाज को, उनको खत्म करने का उन्हें क्या हक है? मतलब हम नहीं करना चाहते हैं सी क्रॉस तो नहीं करेंगे, क्यों कर रहे हैं ये हमारे साथ में ऐसा? इस तरीके से आपस में जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो बात करते हैं। सो वो एक पर्सन क्या है कि यहाँ पर क्या मंगल पांडे जी क्या सोच रहे हैं? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना होगा। सिपॉय मंगल पांडे अटैक द adjutant of his regiment and was accused, so sorry, executed, वेरी सॉरी, एग्जीक्यूटेड इज देयर। सिपॉय मंगल पांडे मतलब जो सिपॉय दैट मीन्स इंडियन सोल्जर, जो इंडियन सोल्जर मंगल पांडे थे उन्होंने एक अधिकारी को, अपने ही रेजिमेंट के एक अधिकारी को पे अटैक किया, जिसकी वजह से उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, मार दिया गया। नाउ थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉयज रिवोल्टेड, और ये सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं आक्रोश उनमें भरा हुआ था। असंतोष की स्थिति तो सब सोल्जर्स में हो ही चुकी थी। इसी तरीके से जो अदर जो इंडियन सिपॉयज थे, इंडियन सोल्जर्स थे, वो थाउजेंड्स ऑफ अदर जो सिपॉयज थे उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया, वो भी विरोधी हो गए। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और अंग्रेजों ने उनको क्या किया? ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया। उनकी जो यूनिफॉर्म्स थी वो छीन ली, ह्यूमिलेट किया उन्हें, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उन्हें जेल में डाल दिया। मतलब और जब अगर वो रिवोल्ट कर रहे हैं तो ये चीज अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही है और उन्हें पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टमर और द पीपल्स माइंड, और कुछ इंग्लिश मैन थे जो ये चीज समझ रहे थे, इंडियन कस्टम्स समझ रहे थे और लोगों के माइंड भी समझ रहे थे। सो वो क्या कह रहे हैं? Oh, poor Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? सो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि उनको कह रहे हैं, अरे बेचारे ब्राह्मणों, पुअर ब्राह्मणों और प्राउड ब्राह्मीण सोल्जर्स की, मतलब खुद पे इतना प्राउड करते हो तुम, तो एक्चुअल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तुम्हें पता है? तुम जो बुलेट्स के ऊपर से जो ग्रीस लगा हुआ है, जो अपने मुंह से दांतों से काटते हो, बाइट करके और वो यूज करते हो, तो वो फैट ऑफ काउज एंड पिग्स से बना हुआ है, मतलब उनके मांस से बना हुआ है, काउज और पिग्स के मांस से बना हुआ है। तो मतलब तुम जितना प्राउड फील करते हो उतने है नहीं है, मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं धर्म भ्रष्ट हो चुका है। सो यहाँ पे कितने सारे कारण आपने देखे हैं कि क्या चीजें थी। मतलब पॉलिटिकल रीजन थे, किंग्स को गद्दियों से हटा दिया गया था, और दूसरा इकोनॉमिक रीजंस थे, जो फार्मर्स की कंडीशन बहुत खराब थी, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी थी उन्होंने, और खुद का जो भी था वो कंपनी जो थी वो डे बाय डे प्रॉस्पेरस होती जा रही थी। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे रिलीजियस रीजन भी हो गए, कि मतलब वो कहीं ना कहीं उनका धर्म भ्रष्ट भी कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा इंडियंस को ह्यूमिलेट किया था, इसीलिए 1857 की क्रांति हुई थी। सो यहाँ पे ये ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? व्हाट, मतलब हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे साथ में ये सब हो रहा है। द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, और यहाँ पे जो पर्सन है वो ये कह रहा है कि हाँ, ब्रिटिशर्स ने, जो वाइट मैन है उसने हमें भी धोखा दिया है। दैट मीन्स कि जैसे जो इंडियन ब्राह्मण, और यू कैन से कि जो ब्राह्मण होते हैं, उनके लिए काऊ के मांस को मुंह लगाना या फिर मांस खाना, तो मत, क्योंकि गाय को पूजा जाता है, दैट मीन्स कि वो बहुत बुरा मानते थे इस चीज को, कि हम नहीं कर सकते क्योंकि गाय हमारे लिए बहुत पवित्र है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम्स होते थे, तो उनके लिए जो पिग का जो है मांस या को उसको टच करना उनके धर्म के खिलाफ है। कुरान में ये चीज के लिए मना किया गया है, कि मतलब बेकार चीज बताई गई है। सो इन इससे उनका भी धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो यहाँ पे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मतलब जो भी भाई थे, वो सब इस चीज को लेकर काफी परेशान हो गए कि जो व्हाइट मैन है वो हमें धोखा दे रहे हैं।
Then soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. और यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारे कारण बन गए, इकोनॉमिक भी है इसमें, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, रिलीजियस रीजंस भी हो गए कि सारे लोग परेशान हैं ब्रिटिशर्स से. सो यहाँ पे एज ए सिंबल कि हम सब अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते हैं और हमारा साथ दीजिए, इसके लिए उन्होंने एक सिंबल रखा, लोटस एंड चपाती, कमल का फूल और रोटी. चपातीज को एक गांव से दूसरे गांव भेजा गया एज ए सिंबल कि जो लोग हैं, लोगों को ये बताने के लिए कि उनका जो सम्राट है, उनका जो किंग है, वो उनकी सर्विसेज चाहता है, वो उनसे मदद चाहता है, तो तुम क्या उन्हें उनका साथ दोगे कि जब अगर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे जो उनके किंग हैं, तो पीपल्स की तो हेल्प चाहिए ना. तो हर एक पीपल, आसपास के जितने भी गांव थे, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनकी हेल्प लेने के लिए वो एज ए सिंबल हेल्प के लिए चपातीज भेज रहे थे एक गांव से दूसरे गांव. सो लोग क्या कह रहे थे, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी. और कहीं ना कहीं हर जिसके पास भी वो चपाती भेजी जा रही थी, तो वो मैसेज जैसे ही उनके पास पहुंच रहा था कि हाँ ये हेल्प के लिए आ रही हैं चपातीज एज ए सिंबल, तो वो कह रहे थे कि हाँ हमारे आदमी तैयार है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे. सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स. और दूसरी तरफ जो कमल का फूल था वो सोल्जर्स के बीच में सर्कुलेट हो रहा था उसी तरीके से कि हमें हमें हेल्प की जरूरत है, हमें हेल्प करोगे क्या. तो अपने भाइयों से हेल्प मांगी जा रही थी. डेट टू द फॉरिनर, कि हमें जो फॉरिनर है, ब्रिटिशर्स है, उनकी मौत चाहिए, उनको यहाँ से भगाना है. द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स. और ये जो भी देशभक्त थे, जो भी लोग मदद कर रहे थे इसमें, अंग्रेजों को भगाने में, ब्रिटिशर्स को भगाने में, वो सारा जो जन समूह था, मासिस मतलब जन, जो लोग थे, पीपल, तो सब हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे वो कैसी हो. हमने क्रांति के बारे में बहुत पढ़ा है, पैसे की मदद हो, चाहे रहने की हो, शेल्टर प्रोवाइड करने की हो, सब लोग पैट्रियट्स की हेल्प कर रहे थे उस टाइम पे. जिसको जैसी भी हेल्प की जरूरत थी वो उनकी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि सब लोग परेशान हो चुके थे ब्रिटिशर्स से. अब होता है रिवॉल्ट. चपातीज और हमारा लोटस सर्कुलेट हो गया है, लोग इतने परेशान हो गए हैं और एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार हैं. रिवॉल्ट होगा, क्रांति होगी 1857 की, 1857. देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ. दैट मीन्स कि मेरठ में एक बहुत भयंकर वायलेंट आउटब्रेक हो गया. दैट मीन्स कि क्रांति शुरू हो गई. और यहाँ पे द सिपॉयज मार्च टू दिल्ली, और जो इंडियन जो सोल्जर्स थे वो दिल्ली की तरफ मार्च करने लगे. लॉन्ग लीव आवर एम्परर बहादुर शाह. और ऐसे कह रहे थे कि हाँ हमारे जो एम्परर है बहादुर शाह, उसके नारे लगाने लगे, लॉन्ग लीव आवर एम्परर बहादुर शाह. क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में मुगल शासन था, बहादुर शाह का शासन था. कहीं ना कहीं वो भी परेशान थे, इसीलिए इनका साथ दे रहे थे. और वो इनका नारा लगाते हुए कि यहाँ से हम अपनी क्रांति की शुरुआत करेंगे, और वो नारे लगाते हुए दिल्ली की तरफ मार्च करने लगे, दिल्ली की तरफ जाने लगे. देन द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर. और इस तरीके से हर जगह पे मतलब क्रांति जो थी वो फैले ही जा रही थी डे बाय डे. और 1857 में हर दिन कहीं ना कहीं क्रांति हो रही थी. Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sure. क्योंकि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो थे ना, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई थी. सो ब्रिटिश पॉलिसीज ने बहुत सारे जो जमीन थी, अगर आप पढ़ोगे 1857 के कारणों के बारे में, सो बहुत सारे ऐसे थे कि मतलब जिनको पुत्र नहीं था, उनके मतलब पूरा एरिया उन्होंने अपने अंडर में ले लिया. इस तरीके की भी पॉलिसीज लेकर आए. मतलब रोज नई पॉलिसीज होती थी. और जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो जमींदार होते थे, उन राजाओं की उन्होंने लैंड्स भी लेना शुरू कर दिया था. सो उससे सारे परेशान हो चुके थे. देन यहाँ पे एक स्पीच बबल में क्या लिखा हुआ है, द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड. कि इस तरीके से मतलब वो परेशान हो चुके हैं, तो ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो खत्म होना चाहिए. तो दूसरा क्या कह रहा है, यस वी विल हेल्प यू. और एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार भी हो गए कि वो कह रहे हैं हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, बिल्कुल जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए. द फाइट फॉर फ्रीडम 1857. और ये जो फ्रीडम थी की जो लड़ाई थी
वो 1857 में शुरू हो गई थी और लोगों ने, काफी सारे लोगों ने साथ दिया था, जैसे मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। और बेगम हजरत महल जो थी वो भी काफी परेशान थी, जो लखनऊ से बिलोंग करती थी। झांसी की रानी का नाम हमने सबने ही सुना है। इसी तरीके से बेगम हजरत महल भी परेशान थी, ये लखनऊ की थी। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, क्योंकि उनसे उनकी किंगडम छीन ली गई थी। Then in the second column, popular leaders like Maulvi Ahmdullah of Faizabad told the people। तो यहाँ पे जो पॉपुलर लीडर थे, ये सारे पॉपुलर, जैसे झांसी की रानी थी, तात्या टोपे थे, नाना साहिब थे, ये सब पॉपुलर लीडर्स थे। उनमें से एक थे मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद के थे। ये लोगों को क्या कहते हैं, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आर लैंड। वो कहते हैं कि उठो भाइयों उठो, अंग्रेज जो हैं हमारी जमीन को, हमारी लैंड को बर्बाद कर रहे हैं, सो हमें उनके खिलाफ लड़ना होगा। ये कहीं ना कहीं उन्हें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें लड़ना होगा और इन्हें खदेड़ कर बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पे जो बेगम हजरत महल जी के साथ में क्या हुआ था, दे ज्वाइंट द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। और इस तरीके से उन्होंने जो लड़ाई थी वो बेगम हजरत महल ने भी शुरू कर दी थी, दूसरी तरफ यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला ने भी शुरू कर दी थी। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। मतलब हर जगह के जो लोग थे, जो परेशान थे, वो वहां से मतलब रिवोल्ट के लिए उठ खड़े हुए, चाहे वो बरेली के हों, कानपुर के हों, इलाहाबाद के हों। नेक्स्ट वन इज अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे जी को क्या कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने ये सजेशन दिया, अजीमुल्ला खान ने, उन्होंने कहा तात्या टोपे जी को कि हमारे जो पेशवा नाना साहेब हैं उनको एज ए लीडर हमें रखना चाहिए इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आर लीडर, कि इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में वो हमारे लीडर रहेंगे, पेशवा नाना साहेब। द पैट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battle all over North India। और जो पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे, पाउंस्ड का मतलब क्या होता है, टूट पड़े, अटैक्ड। पाउंस्ड अपॉन मतलब ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर दिया, और बिल्कुल मतलब एकदम से ना रुकने वाली लड़ाई, फॉट पिच्ड बैटल और नॉर्थ इंडिया। और पूरी नॉर्थ इंडिया में किस तरीके की जमकर लड़ाई होना शुरू हो गई। मतलब पिच्ड बैटल का मतलब होता है जमकर लड़ाई, मतलब जो देशभक्त थे वो टूट पड़े अंग्रेजों पे और जमकर लड़ाई हुई नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पर दूसरी तरफ मतलब हर जो किंग था वो साथ दे रहा था। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। सो मतलब मैक्सिमम जो किंग्स थे वो परेशान थे, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया था, इसीलिए फेल हुआ था रिवोल्ट। लेकिन यहाँ पे जो 80 ईयर्स का मतलब इतने ओल्ड एज्ड, 80 साल के जो बूढ़े कुंवर सिंह थे बिहार के, उनको उनकी कलाई में एक बुलेट लगी इस लड़ाई में। तो उन्होंने क्या कहा, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो उन्होंने जहां पे मतलब जैसे ही उनकी कलाई में जो गोली थी वो लगी, अब गोली का जहर फैलेगा इसलिए उन्होंने अपना हाथ काट दिया था। सो उन्होंने अपने ही तलवार से अपना हाथ काट कर उन्होंने क्या बोला, मदर गंगा, कि माँ गंगा, गंगा में बहा दिया, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है आपके लिए। फ्रॉम सो these are the reason behind all this, कि ये जो मोमेंट था, ये क्रांति थी, ये क्यों हुई थी, फ्रीडम मोमेंट ऑफ 1857। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से आपको बहुत शॉर्ट में बताया गया है, लेकिन आपको काफी कुछ रीजन समझ में आ गए होंगे। दिस इज फ्रॉम आवर फ्रीडम मोमेंट बाय SD सावंत। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। So thank you.